हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमने नेट सेट ज्योग्राफी का जो टेस्ट लिया था, जिसमें पहली यूनिट यानी जियोमोफोरोलॉजी के 6 टॉपिक शुरू किए थे, उनका टेस्ट लिया था। कुल 75 क्वेश्चन का टेस्ट था। तो इसके जो उत्तर की व्याख्या है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा प्रश्न था, सर्वप्रथम महाद्वीपीय तटों की साम्यता के कारण जुड़े होने की संभावना को किसने व्यक्त किया था। यानी जो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, इनके तट आपस में मिल रहे हैं, ऐसी साम्यता को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? टेलर, वैगनर, ओर्टेलियस, पेलेग्रिनी। तो इसका उत्तर होगा अब्राहम ओर्टेलियस। अब्राहम ओर्टेलियस है। इन्होंने सन 1556 में इस संभावना को व्यक्त किया था कि सबसे पहले ये बताया था कि ये तट आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि आपको शायद 11th क्लास की बुक में है, वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसने महाद्वीपों को जोड़कर सर्वप्रथम एक मानचित्र तैयार किया था? यानी किसने महाद्वीपों को जोड़कर एक मानचित्र है वो बनाया था? इसमें है टेलर, वैगनर, ओर्टेलियस, पेलेग्रिनी। तो एंटोनियो पेलेग्रिनी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाद्वीपों को जोड़कर है वो एक मैप तैयार किया था, मानचित्र प्रस्तुत किया था इन्होंने। उसके बाद है वो ये महाद्वीपीय परिकल्पना है वो और ज़्यादा तीव्र हो गई जुड़े होने के संदर्भ में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम महाद्वीपीय प्रवाह को तथ्यात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया था? यानी वैसे तो बता चुके थे, लेकिन तथ्यों के साथ किसने प्रस्तुत किया था, जिसमें कई चीज़ें हैं वो बताई थी? तो टेलर। इसका उत्तर होगा टेलर। अमेरिका के F.B. टेलर, यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्रिफिथ टेलर नहीं थे। हमें टेलर का नाम सुनते ही ग्रिफिथ टेलर याद आता है, लेकिन यहाँ ग्रिफिथ टेलर नहीं थे, ये थे F.B. टेलर। इन्होंने 1908 में सिद्धांत प्रस्तुत किया था महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित तथ्यात्मक, जिसका प्रकाशन 1910 में करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन, जो टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसकी अवधारणा को प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या था? इन्होंने अपनी जो अवधारणा को प्रस्तुत किया था, इसका उद्देश्य क्या था? मतलब किस उद्देश्य के लिए टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन है वो सिद्धांत दिया था? संकल्पना का स्पष्टीकरण, टर्शियरी मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करने के लिए, या फिर वैगनर का आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, संकल्पना स्पष्टीकरण तो इसका कोई मतलब नहीं था। टर्शियरी युग के मोड़दार जो पर्वत थे उनकी व्याख्या करने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो इनके सिद्धांत के बाद आया था। तो टर्शियरी युग जो मोड़दार पर्वत है टर्शियरी के, उनकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है, टेलर ने किस युग में लारेशिया और गोंडवाना लैंड महाद्वीप बताए थे? यानी टेलर ने 2 महाद्वीप है वो बताए थे। तो किस युग में बताए थे? कि उन्होंने बताया था कि भाई इस समय जो है वो लारेशिया था और गोंडवाना लैंड महाद्वीप था। तो इन्होंने जो है वो ये बताया था क्रिटेशियस युग में है वो ये दोनों स्थिति थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। हम नेट के सेट के लिए, JRF के लिए ऐसे प्रश्न है वो बनते हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए काफ़ी उपयोगी है वो सिद्ध होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वैगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन किस युग में हुआ? तो उन्होंने तो, जो टेलर है उन्होंने तो बताया था क्रिटेशियस युग में इनका 2 महाद्वीप थे, लेकिन वैगनर ने है वो इसका विभाजन बताया है। तो उन्होंने बताया था लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले त्रियासिक युग में है वो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले है वो पेंजिया का विभाजन हुआ था। और ये विभाजन है वो चलता रहा। लास्ट युग था जुरेसिक तक है वो सारे विभाजन हो चुके थे, महाद्वीप अपनी अपनी स्थिति में आ चुके थे। तो शुरू है वो हुआ था त्रियासिक युग में, जो कि जुरेसिक तक चला था। तो त्रियासिक इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड वैगनर ने अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का अंग्रेजी में अनुवाद कब करवाया? तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। इन्होंने जो है वो अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था 1912 के अंदर। 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था, जबकि 1920 के अंदर है वो इसका अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आप ऐसे प्रश्नों के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्योग्राफी वाले सर से भी जुड़ सकते हैं, या फिर नेट सेट ज्योग्राफी से भी जुड़ सकते हैं। ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ से आप है वो दोनों ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन में वेगनर ने किस बल की चर्चा की थी? यानी वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित कौन सा बल बताया था? गुरुत्वाकर्षण, प्लवनशीलता या ज्वारीय बल या फिर सभी? तो वेगनर महोदय ने है वो सभी बताए थे, यानी सभी बल है वो महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है, जबकि जो टेलर महोदय थे उन्होंने केवल जो है वो ज्वारीय बल बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीप के प्रवाह की दिशा कौन सी थी? वेगनर के अनुसार महाद्वीप के प्रवाह की दिशा कौन सी थी? अमेरिका महाद्वीप के प्रवाह की। यहाँ ध्यान रखना, इन्होंने अमेरिका महाद्वीप के प्रवाह की विशेषता पूछी है। तो अमेरिका महाद्वीप के प्रवाह की दिशा है वो पश्चिमी दिशा थी, इसीलिए वो प्रशांत है वो प्लेट से टकराई थी। ये बाद की बात है, प्लेट विवर्तनिकी इसके बाद आया था, लेकिन इन्होंने पश्चिमी दिशा बताई थी, उसी आधार पर है वो रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ था, ये इन्होंने तथ्य दिया था। नेक्स्ट है, टिलाइट अवसादी चट्टानों का निर्माण किसके निक्षेपण से हुआ? टिलाइट अवसादी चट्टानें हैं, उनका निर्माण किसके निक्षेपण से हुआ था? नदी, भूमिगत, हिमनदी या वायु? तो टिलाइट अवसादी चट्टानें हैं वो हिमनदी के निक्षेपण से बनी थी। हिमनदी का निक्षेपण यानी जो बर्फीली नदियां होती है, बर्फ होता है, उनके निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, ये प्रश्न थे हमारे जो प्रवाह सिद्धांत है उससे पहले टॉपिक से। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे टॉपिक से। सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? टूजो विल्सन, WJ मॉर्गन, हैरी हेस, मैकेंजी और पार्कर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आ भी चुका है। तो सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग है वो टूजो विल्सन ने किया था, याद रखना है हमें। टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। प्लेट विवर्तनिकी शब्द है उसका प्रयोग है वो सबसे पहले WJ मॉर्गन ने किया था, यानी दूसरा प्रश्न हमारा यही है। तो WJ मॉर्गन है, उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो किया था। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो अस्तित्व में आया था। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सन 1962 में किसने प्रस्तुत किया था? तो 1962 में जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया था वो हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था, लेकिन इसको इतनी मान्यता नहीं मिली थी जितनी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो WJ मॉर्गन और उनके साथियों ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, WJ मॉर्गन ने प्लेटों की कुल संख्या कितनी बताई थी? WJ मॉर्गन ने प्लेटों की कुल संख्या है वो कितनी बताई थी? 7 मुख्य 20 लघु, 6 मुख्य 20 लघु, 5 मुख्य 12 लघु या 7 मुख्य 12 लघु? तो इन्होंने है वो 6 मुख्य और 20 लघु प्लेटों की संख्या है वो बाद में बताई थी। धीरे धीरे है वो इनके ही सिद्धांत के आधार पर अमेरिका प्लेट है उनको 2 भागों में, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट में बांट दिया। उसके बाद 7 मानी जाने लगी, लेकिन इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें 6 ही संख्या और 20 है वो बताई थी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कैरोलिन द्वीप के दक्षिण में कौन सी प्लेट है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में और कैरोलिन द्वीप के दक्षिण में कौन सी प्लेट है? तो इसका उत्तर होगा आपका फ्यूजी। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? ये छोटी प्लेट है, इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो नजका, कैरोलिन, फ्यूजी, जुआन डी फ्यूका। तो उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य जो प्लेट है उसका नाम है जुआन डी फ्यूका। इसके दक्षिण में जो है वो एक्सप्लोरर है। ये दोनों ही उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, न्यूगिनी के उत्तर में और फिलीपीन व इंडिया प्लेट के मध्य में कौन सी प्लेट है? न्यूगिनी के उत्तर में व फिलीपीन व इंडियन प्लेट के मध्य में कौन सी प्लेट है? नजका, कैरोलिन, फ्यूजी, फिलीपीन। तो कैरोलिन प्लेट है वो इसके मध्य है, जो कि इंडियन प्लेट के उत्तर में और फिलीपीन के दक्षिण यानी इनके मध्य में स्थित है। न्यूगिनी के उत्तर में और फिलीपीन व इंडियन प्लेट के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी प्लेट है? कोकोस, कैरोलिन, फ्यूजी और नजका। तो इनके मध्य जो प्लेट है उसका नाम है नजका। नजका प्लेट है वो दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य है। नेक्स्ट है, कौन सा भाग विनाशात्मक किनारों पर स्थित नहीं है?
कौन सा भाग विनाशात्मक जो किनारे हैं उन पर स्थित नहीं है? रॉकीज एवं एंडीज, हिमालय, द्वीपीय चाप, मध्य अटलांटिक कटक। तो फ्रेंड्स रॉकी एंडीज, हिमालय और द्वीपीय चाप है वो तो विनाशात्मक किनारों पर ही स्थित होते हैं, जबकि मध्य अटलांटिक है वो कटक है वो रचनात्मक किनारों पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस किनारे को शियर सीमा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा प्लेट किनारा है जिसे शियर सीमा के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है वो आपको बताना है विनाशी किनारा, रचनात्मक किनारा, संरक्षी किनारा और तीनों का सुमेलित भाग है। तो इसमें जो संरक्षी किनारा है उसे शियर सीमा या ट्रांसकरेंट के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारतीय प्लेट किस दिशा में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के दर से है वो बढ़ रही है? भारतीय प्लेट है वो कौन सी दिशा में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से है वो बढ़ रही है? उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा? तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है वो बढ़ रही है। ये हमेशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ी है, इसी कारण है वो हिमालय का निर्माण हुआ है। इसकी गति है वो पहले 12 सेंटीमीटर से अधिक हुआ करती थी, लेकिन जब यूरेशियन प्लेट है वो इससे टकराई तो इसकी गति है वो कम हो गई। नेक्स्ट है, प्लूम क्या है? प्लूम क्या है? पृथ्वी के घूर्णन बल से उत्पन्न एक बल है या फिर रेडियोधर्मी तत्वों के लिए संवहनीय धारा की गति है, प्लेटों का संचलन है या आयलर सिद्धांत का एक भाग है? तो जो रेडियोधर्मी तत्व है संवहन धारा की गति से संबंधित है। संवहन धाराएं ऊपर आती है नीचे गिरती है, जिससे प्लूम का निर्माण है वो होता है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय प्लेटों की औसत गति कितनी है? महाद्वीपीय प्लेटों की औसत गति कितनी है? तो इसकी औसत गति है वो है फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष मैंने चर्चा की थी, इंडियन की है, जबकि 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है वो औसत गति है महाद्वीपीय प्लेटों की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने प्लेटों की कुल संख्या कितनी बताई है? नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने प्लेटों की संख्या कुल कितनी बताई है? तो नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है उन्होंने प्लेटों की संख्या 7 मुख्य और 14 लघु प्लेटें बताई है। 7 मुख्य बताई है, 14 लघु प्लेटें बताई है। नेक्स्ट है, कौन सा बल क्षैतिज होते हैं? कौन सा बल क्षैतिज होते हैं? तो कौन से बल हैं वो क्षैतिज होते हैं? ऊपरीमुखी बल, अधोमुखी बल, महादेशजनक बल या फिर पर्वत निर्माणकारी बल? कौन से बल क्षैतिजवत होते हैं आपको बताना है। तो इसमें जो है वो पर्वत निर्माणकारी बल है वो क्षैतिजवत होते हैं, यानी आमने सामने से लगते हैं। अन्य जो बल है वो लंबवत होते हैं, यानी ऊपरीमुखी बल, अधोमुखी बल, महादेशजनक बल के ही दोनों भाग है, ऊपरीमुखी और अधोमुखी, जो कि लंबवत होते हैं। नेक्स्ट है, किसका संबंध तनाव से नहीं है? दरार घाटी का, चटकन का, भ्रंश का या संवलन का? दरार, चटकन, भ्रंश और संवलन, इनमें से किसका जो है संबंध है वो तनाव से नहीं है? तो इसका उत्तर होगा संवलन। संवलन है वो तनाव से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वो संपीड़न से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, अंतर्जात बलों की उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप संचयन, सेलों में संकुचन व फैलाव, तापीय विषमता या सभी? तो अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के कारण है वो सभी है, सभी की वजह से अंतर्जात बल है वो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, कच्छ की खाड़ी में अल्लाह के बांध का निर्माण, कच्छ की खाड़ी में अल्लाह के बांध का निर्माण किसका उदाहरण है? निमज्जन का, निर्गमन का, अधोमुखी संचलन का या अवतलन का? ये भारत से संबंधित प्रश्न है तो आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो जो तटीय भाग पे जो बल लगते हैं वो निमज्जन या निर्गमन कहलाते हैं। तो ये प्रकार का जो उठना होता है वह एक अधोमुखी बल होता है। अल्लाह का बांध का निर्माण हुआ है तो ये अधोमुखी बल है। अधोमुखी बल जो होता है नहीं, ऊपरीमुखी बल जो होता है, अधोमुखी नहीं, ऊपरीमुखी जो बल होता है उसे हम निर्गमन के नाम से जाने जाते हैं। ऊपर उठता है तो उसे निर्गमन कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा निर्गमन। नेक्स्ट है, वलन में नति के साथ कोण बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वलन में नति के साथ कोण बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वलन में नति के साथ जो रेखा कोण बनाती है उसे हम कहते हैं नतिलंब।
इनके मध्य का जो कोण बनता है वो समकोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट है, जब वलन की दोनों भुजा एक ही दिशा में झुक जाए, जब वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती है तो वो कौन सा वलन होता है? जब वलन की दोनों भुजाएं वो एक ही दिशा में झुक जाए तो वो कौन सा होता है? भुजा झुकाव है वो नति कहलाता है, नति कहलाता है। और जब दोनों एक ही दिशा में जो झुक जाती है तो समान नति हो जाती है, यानी समनत हो जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस वलन का उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो किस वलन का उदाहरण है? तो इसमें जो है वो एक ही तरफ झुकी हुई है, यानी एकनत वलन का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा एकनत वलन। नेक्स्ट है, जब वलन की एक भुजा धरातल के साथ समकोण बनाती है तो वह कौन सा वलन होता है? यानी एक भुजा जब समकोण बनाने लग जाए तो वो कौन सा वलन होता है? तो एक भुजा है वो सीधी खड़ी है और एक भुजा समकोण बनाती है तो वो वलन होगा, वो एकनत वलन होगा। और इसी वलन का जो भाग है वो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसकी हमने पिछले पर्सन में चर्चा की थी। नेक्स्ट है, जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पे उलट जाती है, जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पे उलट जाती है तो ऐसे वलन को हम क्या कहते हैं? ऐसे वलन को प्रतिवलन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होते हुए भी क्षैतिज दिशा में हो जाती है, यानी समानांतर होते हुए क्षैतिज दिशा में हो जाती है, ऐसे वलन को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज दिशा में हो जाती है ऐसे वलन को हम परिवलन कहते हैं। इसमें दोनों भुजाएं परस्पर समांतर होते हुए क्षैतिजवत हो जाती है। ग्रीवाखंड जिस तल के सहारे अलग होता है उस तल को क्या कहते हैं? तो ग्रीवाखंड जिस तल के सहारे अलग होता है, यानी टुकड़ा टूटकर अलग चला जाता है, उस तल को हम उत्क्रम तल कहा जाता है, उत्क्रम तल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पर्वत निर्माण का कौन सा सिद्धांत सुमेलित नहीं है? पर्वत निर्माण का कौन सा सिद्धांत सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो भूसन्निधि सिद्धांत वेबर का है, सही है। संवहन धारा सिद्धांत होम्स का है, सही है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है वो जोली का है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है वो जोली का है, ये भी सही है। तापीय संकुचन का सिद्धांत, तापीय संकुचन का सिद्धांत है वो जेफरीज का है, डोली का नहीं है, जेफरीज का है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जिस खंड या तल के सहारे भ्रंश की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? विभंग तल कहते हैं, भ्रंश तल कहते हैं, उत्क्रम तल कहते हैं, या ए ब दोनों कहते हैं। तो ये ए ब दोनों जो है वो एक ही है, यानी विभंग तल और भ्रंश तल है वो एक ही होता है। इस तल के सहारे ही भ्रंश की क्रिया होती है, तो इसे हम ए ब दोनों का सही उत्तर है वो मानेंगे। नेक्स्ट है, अपक्षय व अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? वलन कहलाती है, निक्षेपण कहलाती है, अन्नाच्छादन कहलाती है, या पटल विरूपण कहलाती है? तो अपक्षय और वलन की जो संयुक्त प्रक्रिया है उसे हम अन्नाच्छादन कहते हैं, अन्नाच्छादन कहते हैं। दोनों की संयुक्त क्रिया को अन्नाच्छादन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आया हुआ भी है। कौन सी क्रिया स्थैतिक है? स्थैतिक यानी एक ही स्थान पर जो क्रिया होती है वो कौन सी है? अपर्दन, अपक्षय, अन्नाच्छादन या सभी? तो अन्नाच्छादन है वो अपक्षय और अपर्दन का ही भाग है। अपर्दन है उसमें गति होती है, जबकि अपक्षय है वो स्थैतिक होता है, यानी एक ही स्थान पर होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों का ढीला एवं कमजोर पड़ना क्या कहलाता है? रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों का ढीला एवं कमजोर पड़ना क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है, विभंजन, वियोजन या विदलन कहलाता है? तो रासायनिक कारकों की वजह से है वो वियोजन कहलाता है, जबकि भौतिक कारकों की वजह से है वो विघटन कहलाता है। तो हमें रासायनिक कारक बताने हैं तो वो वियोजन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम जो है वो नेट से संबंधित है वो प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। ये आपको कैसे लग रहे हैं? ध्यान देखिए कैसे लग रहा है। ये हमारा जो है वो पार्ट फर्स्ट, यानी कि हम जो इसके संदर्भ में जो पढ़ रहे हैं वो हमने 3 टॉपिक के जो है लगभग 40 क्वेश्चन है वो लिए हैं टेस्ट के। हमारे टेस्ट में टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसमें जियोमोफोलॉजी के 6 चैप्टर हैं वो लिए हैं। तो इसका पार्ट हम ब है वो भी जल्द ही है, इसके बाद में मिल जाएगा, जिसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में हम है वो दे देंगे। तो इसका पार्ट ब भी बनाएंगे। 40 प्रश्न आपको कैसे लगे हैं? यदि इससे संबंधित आप नोट्स और PDF वगैरह हम चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, हम अपने ऐप के माध्यम से है वो आपको उपलब्ध
करवा देंगे। ऐप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।